नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरुण कुशवाहा आज आपके लिए लेकर आए हैं जो चर्चा का विषय है। काफी महत्वपूर्ण विषय वस्तु के साथ आपके साथ हाजिर हैं। चूंकि एग्जाम की जो डेट है लगभग मुझे लगता है 4 जून को आपको टीजीटी का एग्जाम है और ये प्रश्न स्पेशली टीजीटी और पीजीटी के लिए डिजाइन किए गए थे। ये जो आपका पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जामिनेशन हुआ था उसमें जो क्वेश्चन आए थे तीन प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिले थे। पहले एनालिटिकल क्वेश्चन थे, यानी विश्लेषणात्मक प्रकार के थे। दूसरे जो हमारे प्रश्न थे वो अभिकथन और कारण वाले थे। और तीसरे जो प्रश्न थे वो मैचिंग वाले थे। तो आज हमने टॉपिक जो लिया है वो लिया है इकोसिस्टम, पॉल्यूशन, नेचुरल रिसोर्सेस और बायोडायवर्सिटी। उसमें से 1 से 25 क्वेश्चन तक बाइलिंगुअल स्लाइड्स हमने बनाई है और उसके माध्यम से इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके साथ सॉल्व करेंगे। अब आज ही अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, आज ही हमारे ऐप डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, क्रिएट अकाउंट करें, आज ही ज्वाइन करें। अब तक डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के 300 प्लस मित्र हैं जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर आदि में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। कहता है, अभिकथन हमसे कहता है कि द इकोलॉजिकल पिरामिड, द बायोमास इन ए एक्वाटिक इकोसिस्टम इज ऑलवेज इन्वर्टेड। कहता है कि जो इकोलॉजिकल पिरामिड होता है बायोमास का, बायोमास का मतलब यहां शब्द देखिएगा जैव भार। किसका दे रहा है? जैव भार का पिरामिड दे रहा है। एक्वाटिक इकोसिस्टम इज ऑलवेज इन्वर्टेड, उल्टा होता है। कहता है द बायोमास इज द फाइटोप्लैंक्टन, यानी जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं वो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जिसमें छोटे छोटे शैवाल आते हैं या छोटे छोटे एल्गी आते हैं। इज लेस देन दैट द जूप्लैंक्टन एंड फिशेस कंज्यूमर्स वेयर देयर द टर्नओवर रेट इज द वेरी फास्ट। कहता है एक जलीय पारिस्थितिक तंत्र में बायोमास का पिरामिड हमेशा उल्टा होता है। बायोमास का पिरामिड कैसा होता है? उल्टा होता है। कहता है जो इसमें फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, जो उत्पादक होते हैं, बायोमास जो प्लैंक्टन और मछलियों के बायोमास से कम होता है, जबकि उनका टर्न ओवर दर बहुत अधिक होती है, ऊर्जा उत्पादन अधिक होता है। ऐसा क्यों होता है? तो मैं आपको जानकारी दे दूं, अगर इसको लेकर चलेंगे तो अगर हम एक पिक्चर बना लें तो देखिएगा इसका पिक्चर जो जाएगा वो कुछ इस प्रकार का बायोमास का पिक्चर जाएगा जो आप ये देख रहे हैं। एक्चुअली में इनका बायोमास का मतलब होता है जैव भार। किसकी बात कर रहा है? जैव भार की बात कर रहा है, यानी वजन की। तो जो फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे, यानी मान लेते हैं छोटे छोटे एल्गी होंगे, उनका वेट कम होगा, तो इसलिए ये नीचे रखे जाएंगे। तो ये आ जाएगा हमारा प्रोड्यूसर। ठीक है। फिर यहां आ जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर में छोटी छोटी मछलियां होंगी, छोटी छोटी मछलियों से बहुत बड़ी बड़ी मछलियां होंगी जिनका जैवभार अधिक होगा। इसलिए ए और आर दोनों सही है। तो बोथ ए एंड आर इज ट्रू। दोनों ए और आर दोनों सही हैं। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। जो आर है वो बिल्कुल सही एक्सप्लेन कर रहा है, तो ऑप्शन ए सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए को हम सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कहता है? मैच करना है। इको सिस्टम कंपोनेंट्स दिया है और दूसरे साइड में उसने लिस्ट दिया हुआ है। तो चलो मैच करा लेते हैं। तो उसने यहां दिया हुआ डिकम्पोजर, यहां थोड़ा सा डी कंपोजर दिया हुआ है। ठीक है। यहां उसने दिया हुआ है स्मॉल फिशेस दिया हुआ है, यहां लिखा हुआ है स्मॉल फिशेस। चलिए अब देख लेते हैं। अब यहां अगर हम आंसर करेंगे तो सही आंसर क्या होगा? तो ध्यान में रखिएगा, जो उत्पादक होते हैं, जो प्रोड्यूसर होते हैं, दोनों को मैच कराना है। तो जो प्रोड्यूसर होंगे वो प्रोड्यूसर क्या होंगे? तो प्रोड्यूसर इसमें क्या होगा? डाई एटम एंड साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं आप सब जानते हैं। इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं। क्या आते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं, यानी इसके अंतर्गत नील हरित शैवाल आते हैं। डाई एटम्स आते हैं जिसे जैंथोफाइसी के सदस्य आते हैं। तो ये क्या करते हैं? ये जनरली क्लोरोफिल होने के कारण फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो यानी ये क्या होंगे? तो ये प्रोड्यूसर होंगे, यानी उत्पादक होंगे। क्या होंगे? उत्पादक। तो हम ए से मैच करा देते हैं इसको। फिर कहता है प्राइमरी कंज्यूमर क्या होगा? प्राइमरी
कंज्यूमर जू प्लैंक्टन होंगे। जू प्लैंक्टन्स में मान लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए अगर हम आपको बोलें तो जू प्लैंक्टन्स में मान लेते हैं कुछ प्रोटोजोअन्स हैं, अमीबा है, पैरामीशियम है, और छोटे छोटे जीव हैं जो छोटे छोटे एल्गी या नील हरित शैवाल या डाइएटम साथ को खाते हैं, तो वो आ जाएगा ये। तो यानी ए में कौन सही है, तो ए में दूसरा सही है। बी में कौन सही है, तो बी में दूसरा सही है। नहीं नहीं, ए में कौन सही है, ए में दूसरा सही है। और प्राइमरी कंज्यूमर में कौन आ रहा है, तीसरा, तो तीसरा। और सेकेंडरी कंज्यूमर में कौन आ रहा है, तो हमारी छोटी छोटी मछलियां आ रही हैं जो जो प्लैंक्टन्स को खाती हैं। तो सी में कौन सही होगा, सी में सही होगा 4। और डी में फिर ये जब मर जाएंगे तो ये सैप्रोफाइटिक फंगस काम करता है, तो ये आ जाएगा 1। 2 3 4 1, 2 3 4 1, ऑप्शन ए को हम बिल्कुल सही करेंगे। ऑप्शन ए को क्या करेंगे, बिल्कुल सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फूड वेब। फूड वेब के बारे में यानी खाद्य जाल के बारे में उसने कई सारे स्टेटमेंट दिए हैं। उन स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, तो पहले नंबर पर दिया है इंक्रीज स्टेबिलिटी एंड साइलेंस। दूसरा दिया एन ऑर्गेनिज्म कैन द ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉपिकल लेवल। एक जीव एक से अधिक ट्रॉपिकल लेवल में पाए जाने की संभावना। कहता है द फ्लो ऑफ एनर्जी बिकम मल्टी डायरेक्शनल। एनर्जी का जो फ्लो होता है वो कई दिशाओं में होता है। खाद्य जाल के बारे में कथन क्या सही है, पहला कहता है पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता और लचीलापन बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ता है। कहता है जीव एक या अधिक पोषी स्तर पर हो सकता है, बिल्कुल सही है। ऊर्जा का प्रवाह बहुदिशात्मक होता है, तो आप सब जानते हैं कि एनर्जी का जो फ्लो होता है वो यूनी डायरेक्शनल होता है। यूनी डायरेक्शनल, हरदम एक दिशी होता है। तो ये वाला ऑप्शन गलत होगा, पहला और दूसरा सही होगा। तो पहले और दूसरे को हम बिल्कुल सही करेंगे। किसको सही करेंगे, पहले और दूसरे को बिल्कुल सही करेंगे। जबकि जो तीसरा है वो गलत दिया है, क्योंकि एनर्जी का जो फ्लो होता है वो यूनी डायरेक्शनल होता है, एक दिशी होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, 4 नंबर क्वेश्चन कहता है, हम अभिकथन जो दिया है, कहता है ग्रेजिंग फूड चेन, जिसे जीएफसी बोलते हैं। ग्रेजिंग यानी चारण फूड चेन के नाम से जानते हैं, और डेट्राइटस फूड चेन, इनमें से टीजीटी पीजीटी में एक क्वेश्चन पूछता है, चाहे वो ग्रेजिंग फूड चेन से पूछे चाहे डेट्राइटस। आर लिंक्ड टू ईच अदर इन नेचर। ये दोनों फूड चेन एक दूसरे से नेचर में मतलब क्या रहती हैं, जुड़ी रहती हैं। एक्चुअली में हम आपको बता दें कि इसमें से जो डेट्राइटस फूड चेन्स में कौन आता है, मतलब इसमें कौन आता है, अपरद वाले में। तो जैसे अर्थ वर्म आता है, कौन आता है, अर्थ वर्म आता है, ठीक है। इंसेक्ट आते हैं, क्या आते हैं, इंसेक्ट आते हैं, लार्वा आदि आते हैं। सम ऑर्गेनिज्म इन द डीएफसी, डीएफसी का मतलब क्या हुआ, डेट्राइटस फूड चेन, यानी अपरद खाद्य श्रृंखला प्रे टू द ऑर्गेनिज्म ऑफ द जीपीसी, यानी समझ रहे हो, चारण खाद्य श्रृंखला और अपरद खाद्य श्रृंखला प्रकृति में एक दूसरे से जुड़ी होती है, बिल्कुल जुड़ी होती है। फिर कहता है डीएफसी, डीएफसी का मतलब अपरद खाद्य श्रृंखला के कुछ जीव जीएफसी के जीवों का शिकार बन जाते हैं, बिल्कुल बन जाते हैं। तो ऑप्शन ए सही होगा। ए और आर इज टू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ए। अब आप कहेंगे कि ये सर कहाँ पढ़ाया है, तो जब आप इकोलॉजी पढ़ेंगे, इकोलॉजी में जब हमने आपको खाद्य श्रृंखला पढ़ाई है, फूड चेन पढ़ाई है, तो उसमें हमने 3 प्रकार की फूड चेन बताई हैं, उनमें ये आपको देखने को मिलेंगी फूड चेन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे, और नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है व्हाट इज द शेप ऑफ पिरामिड ऑफ नंबर। यहां नंबर के पिरामिड की बात कर रहा है। इन द फॉरेस्ट इकोसिस्टम, फॉरेस्ट वेयर द प्रोड्यूसर इज ए लार्ज ट्री, वर्ड्स एंड दियर पैरासाइट डिपेंड ऑन इट। फॉरेस्ट में अगर ट्री वाला देखेंगे, और ये पहले उसने क्या कर रहा है, नंबर का पिरामिड, तो ये हरदम नंबर का पिरामिड उल्टा होगा, इस तरह से उल्टा होगा। उल्टा में क्या होगा, जो प्लांट होते हैं ये, इसका ये संख्या कितनी है, कम है, ठीक है। इसमें क्या है, नंबर जो है वो क्या है, सिंगल एक है। फिर आएंगी इसमें वर्ड्स आएंगी। तो अब क्या होगा,
फिर कहता है जहां जो उत्पादक एक बड़ा पेड़ है उस पर बहुत सारे पक्षी हैं, तो यहां मान लेते हैं एक पेड़ है और इस पे मान लेते हैं 50 बर्ड्स पाई जा रही, चिड़िया यहाँ इस पे बैठती हैं, और इन चिड़ियों की बॉडी में मान लेते हैं कुछ पैरासाइट पाए जा रहे हैं। तो पैरासाइट तो ये किस संख्या में होंगे, वो पता लगा 1 लाख है, 1 लाख है। तो ये कैसा होगा, पिरामिड उल्टा होगा। तो ये कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा। ये पिरामिड कैसा होगा, तो ये जनरली उल्टा होगा, या उल्टा मतलब नीचे की ओर होगा। ठीक है, चलिए। वन परिस्थितिक तंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा होता है, जहां उत्पादक एक बड़ा पेड़ हो और उस पर पक्षी हो और उनके परजीवी पर निर्भर हो, तो ये कैसा होगा, उल्टा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर नजर डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कह रहा है, ये अभिकथन दिया है, द पिरामिड ऑफ एनर्जी कैन नेवर बी इन्वर्टेड। ऊर्जा का पिरामिड कभी भी उल्टा नहीं होता है। ऊर्जा का पिरामिड हरदम जो आप देखेंगे, ऊर्जा का पिरामिड वो इस तरह से सीधा होता है। एनर्जी का पिरामिड सीधा होता है, और ये ELT 2026 में जो एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया था ऊर्जा का पिरामिड से। तो ऊर्जा का पिरामिड हरदम कैसा होता है, सीधा होता है। कहता है ऊर्जा का पिरामिड कभी भी उल्टा नहीं हो सकता है। कहता क्यों, कहता व्हेन एनर्जी पास्ड फ्रॉम द वन ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट देयर ऑलवेज लॉस द एनर्जी फ्रॉम द हीट इन 10%। 10% ना लिंडेमैन ने 10% का ला दिया था कि हर ऊर्जा स्तर पर जैसे जैसे एनर्जी पास होती है वो 10% लॉस हो जाती है। तो इसलिए मान लेते हैं यहाँ एनर्जी जो मिली ये 10% लॉस होगी, फिर एनर्जी मिली 10% नेक्स्ट टॉपिक लेवल पे, इसीलिए ये हरदम सीधा होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बोथ ए एंड आर इज ट्रू। ध्यान में रखना, बोथ ए एंड आर इज ट्रू। आर, ए और आर दोनों सही है। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। यानी जो हमें कथन दिया है और कारण दोनों सही है, और जो हमें कारण दिया है वो सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए को हम सही करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। कहता है मैच लिस्ट पॉल्यूशंस दिया हुआ, पॉल्यूटेंट्स और इफेक्ट्स दिया हुआ है। चलो देख लेते हैं कौन कौन से इफेक्ट, कौन कौन से पॉल्यूशंस प्रभावित करते हैं। तो आप सब पहले ही जानते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, ये 200 टाइम्स फास्ट हमारे हीमोग्लोबिन से मैचअप करता है। तो ये क्या करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड रेड्यूस O2 कैपेसिटी इन ब्लड। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी सोते समय सर्दियों में अंगीठी कमरों में या हीटर ब्लोअर चलाकर ना सोएं, क्योंकि वायुमंडल की जो जिस कमरे में आप लेटे हैं दरवाजे आपने बंद कर दिए सर्दियों में, ऑक्सीजन आ नहीं रही, जो कमरे की ऑक्सीजन है वो जलाकर कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है, और ये 200 गुना ज्यादा तेजी से हमारे ब्लड में मिलती है और हमें पता ही नहीं चलता, और सोते सोते व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अक्सर आपने देखा है कि फलाने कमरे में रूम हीटर चलाकर या अन्य कारणों से ऐसे सो गए, या कार में अपनी ब्लोअर चलाकर सर्दियों में सो गए और वो मरे हुए पाए गए। वो रीजन यही होता है। अच्छा, SO2 NO2 किस में काम करता है, एसिड रेन में काम करता है। ठीक है, इससे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 बन जाता है, और क्या बन जाता है, NHNO3 में कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रिक एसिड पे। तो अम्ल एसिड रेन। CFC ओजोन डिप्लीटेशन का कार्य करता है, ओजोन क्षरण का कार्य करता है, लेड न्यूरोलॉजिकल डैमेज करता है। तो ये ऑप्शन आएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, A B C D। तो ए में कौन सही है, तो ए में सही है 3, और बी में कौन सही है, बी में सही है 1, और सी में सही है 2, और डी में कौन सही है 4। 3 1 2 4, 3 1 2 4, ऑप्शन ए को हम बिल्कुल सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स इन द फोटोकेमिकल स्मॉग। कहता है इसमें से मेन सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स कौन है, द्वितीयक प्रदूषक क्या होते हैं। प्राथमिक प्रदूषक वो होते हैं जो डायरेक्ट प्रभाव करते हैं, और द्वितीयक प्रदूषक वो होते हैं कि प्राइमरी जो होते हैं वो इन्वायरमेंट के साथ क्रिया करके कन्वर्ट हो जाते हैं द्वितीयक प्रदूषक में। तो वो है ओजोन और पैन। ये दोनों जो हैं ये कैसे प्रदूषक हैं, तो ये सेकेंडरी, सेकेंडरी का मतलब द्वितीयक पॉल्यूटेंट्स है, पॉल्यूटेंट्स।
ये कैसे? द्वितीयक प्रदूषक का कार्य करते हैं। तो ऑप्शन क्या सही करेंगे? पहला और दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आज ही डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ऐप को डाउनलोड करें। आप डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ऐप को डाउनलोड करें और हमारा जो फ्रीडम प्रैक्टिस बैच है, ध्यान में रखना, फ्रीडम जो प्रैक्टिस बैच है उसमें सारे लगभग लगभग टॉपिक हमने कवर किए हैं। 10 प्रैक्टिस जो सेट हैं वो सेम फॉर्मेट में आपको मिलेंगे, जिसमें एनालिटिकल और आपके अभिकथन वाले प्रश्न और आपके मैचिंग वाले उपलब्ध रहेंगे। और इसके अलावा 97 जो प्रैक्टिस सेट है वो पुराने टाइप के हैं। जो अभी जीआईसी आने वाला है उसमें 100% काम करेंगे। और मैं बार बार कहता हूं, आप कितना भी पढ़ लें, अगर क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो 2-4 क्वेश्चन एग्जाम में गलत कराएंगे, प्रेशर में एग्जाम के प्रेशर में क्वेश्चन गलत कराएंगे, या अन्य कारणों से आपके प्रश्न गलत हो जाएंगे, जिससे आपके सिलेक्शन के चांस कम हो जाते हैं। इसलिए प्रैक्टिस सेट जरूर लें, केवल 599 का है। और मैं जहां तक सुन रहा हूं कि जुलाई तक नई वैकेंसी आएगी और नई वैकेंसी में ज्यादा समय नहीं मिलेगा, तो इसलिए अभी से तैयारी करें। हमारा बैच जो लक्ष्य है या विजेता बैच अभी लें, केवल 1199 में अवेलेबल है। और अब नए पैटर्न आ रहा है, उसने ये सिखा दिया है कि आपको थ्योरी पर ज्यादा पकड़ बनानी है। थ्योरी अगर आपकी अच्छी तैयार होगी तो एग्जाम निकल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट पे, और क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10 नंबर क्वेश्चन 9 नंबर है। कहता है यूट्रोपिकेशन काज द ड्रास्टिक ड्रॉप इन द लेवल ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन, यानी जो डीओ होता है, डिजोल्व ऑक्सीजन इन ए लेक। बैक्टीरिया कंज्यूम एक्सेसिव ऑक्सीजन फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ एल्गल ब्लूम। कहता है सुपोषण यानी यूट्रोपिकेशन से झील में घुलित ऑक्सीजन का स्तर बहुत कम हो जाता है, बिल्कुल कम हो जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया और बहुत सारी ग्रीन एल्गी और बहुत सारे जीव उत्पन्न हो जाते हैं, जो उसमें घुलित ऑक्सीजन होता है जल में, उसको कंज्यूम कर लेते हैं। वही कह रहा है, बैक्टीरिया शैवाल पुष्पटन से अपघटन के लिए अत्यधिक ऑक्सीजन का सेवन करते हैं। तो बिल्कुल सही है, बोथ ए एंड आर इज ट्रू और आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मैच लिस्ट फर्स्ट 10 और लिस्ट सेकेंड। यहां दिया है कंट्रोल मेजर, यहां दिया है टारगेट पॉल्यूटेंट्स। कौन कौन से हैं तो देख लेते हैं। तो आप यहां से देखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर दिया हुआ है, इसका कार्य क्या है, और कैटालिटिक कन्वर्टर। तो कैटालिटिक कन्वर्टर जो है वो SO2 फ्रॉम द इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट और अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन, ये ऑप्शन यहाँ आएगा। कैटालिटिक वाले में आएगा ये 4। क्या आएगा? कैटालिटिक में आएगा 4। कैटालिटिक में क्या आएगा? 4 नंबर आएगा, अनबर्न्ड। और इस कर्बर में क्या आएगा? ये SO2 वाला आएगा, ये आएगा। ठीक है। लैंडफिल में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आएगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में कौन आएगा? तो पार्टिकुलेट पार्टिकुलेट मैटर, PM। तो A B C D चारों को लो। तो ए में कौन आ रहा है? ए में आ रहा है 2। और बी में कौन आ रहा है? तो बी में आ रहा है 4। सी में कौन आ रहा है? सी में आ रहा है हमारा 3। और डी में कौन आ रहा है? 1। 2 4 3 1, 2 4 3 1। ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल सही है। कौन सा सही है? ए नंबर। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 पे। यहां अभिकथन कह रहा है बायो मैग्निफिकेशन प्राइमरली इफेक्ट टॉप कार्निवोरस द मोस्ट। फिर कहता है जो बायो मैग्निफिकेशन होता है, बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है? कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो जैव अपघटन नहीं होता है, जैसे कि DDT। DDT क्या होता है कि मान लेते हैं जैसे आपने छिड़काव किया, उन छिड़काव के माध्यम से वो पौधों में प्रवेश करेगा सूक्ष्म मात्रा में। उन पौधों को मान लेते हैं टिड्डी ने खाया, टिड्डी में वो ज्यादा मात्रा में एकत्रित हो गया। अब टिड्डी को मान लेते हैं पक्षी खा लिया, पक्षी में वो और ज्यादा मात्रा में एकुमुलेट हो गया, एकत्रित हो गया। इसे बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन। यानी वो अन्य ट्रॉपिक लेवल पे उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ती जाती है। ठीक है, वो कह रहा है। तो कहता है टॉक्सिक सब्सटेंस लाइक DDT आर फैट सॉल्युबल, ये वसा में घुलनशील है, एंड नाइदर मेटाबोलाइज नॉर एक्सक्रीटेड
लीडिंग टू दियर इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन। जैव आवर्धन सबसे ज्यादा शीर्ष मांसाहारियों को प्रभावित करता है। डीडीटी जैसे पदार्थ वसा में घुलनशील होते हैं, इनका उपापचय नहीं होता है। तो बिल्कुल सही है, इनका उपापचय नहीं होता है और यह लास्ट जो ट्रॉपिक लेवल होता है सबसे ज्यादा वहां इकुमुलेट हो जाता है। तो ऑप्शन ए सही है, ए आर इज टू आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे और क्वेश्चन नंबर 12 कहता है आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इन सीटू एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन के बारे में वो चर्चा कर जा रहा है। स्वस्थानीय बहिर्स्थानीय। स्वस्थानीय इन सीटू का मतलब ऐसे जीव जो उनके वास्तविक स्थान पर ही रखा जाता है, वो इन सीटू कहलाते हैं। और एक्स सीटू ऐसे जीव जो वहां से लेकर मान लेते हैं जू में या चिड़ियाघर में रख दिया गया, उनके वास्तविक आवास से अलग रख दिया गया, वो कहलाते हैं एक्स सीटू। संरक्षण सही संयोजन पहचाने। तो देखिए, नेशनल जो पार्क है वो है इन सीटू, बॉटेनिकल गार्डन एक्स सीटू है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन सीटू है, मतलब जहां है वहीं रखे जा रहे हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन एक्स सीटू है। तो ऑप्शन इसका सही हुआ आल ऑफ द सही, सारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 में, कहता है ट्रॉपिक हार्बर मोर बायोडाइवर्सिटी कंपेयर टू द टेम्परेट रीजन। कहता है जो ट्रॉपिक्स हार्बर मोर बायोडाइवर्सिटी कंपेयर टू द टेम्परेट रीजन। ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट्स आर लेस सीजनल रिलेटिविटी कांस्टेंट द प्रेडिक्टेबल विच प्रमोट निच स्पेशलाइजेशन। समशीतोष्ण क्षेत्रों की तुलना में उष्ण कटिबंध में अधिक जैव विविधता पाई जाती है। समशीतोष्ण क्षेत्रों की वजह से जहां ठंडा केक जैसी रहती है, वहां की अपेक्षा जो उष्ण कटिबंध होते हैं वहां जैव विविधता ज्यादा पाई जाती है। बिल्कुल सही है। उष्ण कटिबंधीय पर्यावरण कम मौसमी और स्थिर होते हैं। बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए सही होगा, ए और आर इज टू आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ए। क्वेश्चन नंबर चलते हैं, मैचिंग में आता है मैच इन्वायरमेंट एक्ट एंड ईयर पासिंग। इनमें कई सारे मैचिंग दिए हैं जिनमें हमें मैच कराना है कि कौन कब पास हुआ। ये डिफरेंट टाइप के हमें एक्ट दिया हुआ है और ये कह रहा है कि इन एक्ट को हमें मैच कराना है। तो पहले आता है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब पास हुआ? तो ये 1986 में पास हुआ था। फिर होता है एयर पोल्यूशन एक्ट, कब पास हुआ? एयर पोल्यूशन एक्ट 1981 में। ये 1986 में। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में। और एयर पोल्यूशन जो एक्ट है 1981 में। वाटर पोल्यूशन जो एक्ट है वो 1974 में। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो एक्ट है वो 1972 में। तो देख लेते हैं ए बी सी डी। तो ए में कौन आ रहा है? ए में आ रहा है 3। बी में कौन आ रहा है? बी में आ रहा है 2। और सी में कौन आ रहा है? सी में आ रहा है 1। और डी में आ रहा है 4। 3 2 1 4। 3 2 1 4। ऑप्शन ए को हम सही करेंगे। कौन सा एक्ट? यानी इन एनवायरमेंट जो प्रोटेक्शन एक्ट है वो कब पास हुआ था? 1986 में। एयर पोल्यूशन एक्ट कब पास हुआ था? 1981 में। वाटर पोल्यूशन एक्ट कब पास हुआ था? 1974 में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब पास हुआ था? 1972 में। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या सही होगा? ए नंबर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 पे। कहता है हु प्रपोज द रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस किसने दिया था? विच एक्सप्लेन इकोसिस्टम स्टेबिलिटी एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस। रिवर्ट पॉपर परिकल्पना प्रस्ताव किसने दिया जो पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता की व्याख्या करता है? ये क्या करता है? ये इसकी स्थिरता की व्याख्या करता है। किसकी? पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता की व्याख्या करता है कि किस प्रकार से एक इकोसिस्टम हमारा स्टेबल रहता है। तो ये किसने दिया था? तो ये दिया था पाउल ये रिल्स ने दिया था। तो ऑप्शन हम बी को सही करेंगे। किसको सही करेंगे? ऑप्शन बी को हम सही करेंगे। अब आता है, नेक्स्ट आता है, कहता है 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? यहां अभिकथन दिया है सेकेंडरी सक्सेशन इज फास्टर कंपेयर टू प्राइमरी सक्सेशन। बिल्कुल, प्राथमिक जो सक्सेशन होता है, सक्सेशन का मतलब समझ रहे हो कि अनुक्रमण। यानी मान लेते हैं कोई चट्टान है या कोई मरुस्थल है, तो
वहां जो प्राथमिक सक्सेशन होगा, तो आप सब जानते हैं चट्टान पे बारिश होगी, मौसम चेंज होगा, फिर वहां कहीं नमी रह गई तो क्रस्टोज लाइकेन आएगा, फोलियोस फ्रक्टोज आएगा, फिर वहां ब्रायोफाइट्स आएंगे, फिर टेरिडोफाइट्स, इस तरह से होता रहेगा। और सेकेंडरी सक्सेशन में क्या होता है, मान लेते हैं कोई जंगल है और जंगल पूरा जल गया, तो वहां मिट्टी तो उपजाऊ रहती है, तो नए प्लांट्स जल्दी आने का संभावना रहती है, और प्राइमरी की अपेक्षा सेकेंडरी जो सक्सेशन होता है वो फास्ट होता है। तो वही कह रहा है, सेकेंडरी सक्सेशन फास्टर कंपेयर टू द प्राइमरी सक्सेशन। प्राथमिक अनुक्रमण की तुलना में द्वितीयक अनुक्रमण तेज होता है। कहता है सेकेंडरी सक्सेशन बिगिंस इन एरियाज वेयर सम सॉइल और ऑर्गेनिक मैटर इज ऑलरेडी प्रेजेंट। कहता है द्वितीयक अनुक्रमण उन क्षेत्रों में शुरू होता है जहां मिट्टी मौजूद होती है। सिंपल सी बात है, तो बिल्कुल सही है, ए और आर इज टू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायो रेमिडिएशन इज कॉन्टेक्स्ट ऑफ सॉइल पोल्यूशन। कहता है मृदा प्रदूषण के संदर्भ में बायो रेमिडिएशन का अर्थ क्या है। हमने बायो रेमिडिएशन पर एक बुक भी लिखी है, हमारी एक बुक है बायो रेमिडिएशन पर, जो सिर्फ पीएचडी और रिसर्च स्टूडेंट के लिए है। हमारी बुक है बायो रेमिडिएशन, जो कि अवेलेबल है हमारे रिसर्च स्कॉलर्स के लिए। मैं आपको वो दिखा भी देता हूँ बुक, देखो मैं दिखाता हूँ। अमेजोन पे अगर जाएंगे, ये देखिए हमारी किताबें हैं, अगर आप देखेंगे ये किताबें हैं, और ये अमेजोन पे है। हम सीधे बायो रेमिडिएशन पे लेके चलेंगे, हमारी सारी किताबें हैं। अब आप बात आई फाइटो रेमिडिएशन, देखिए ये हमारी बुक है, एक फाइटो रेमिडिएशन है, और ये ओनली फॉर रिसर्च स्कॉलर के लिए ही है, और जो लोग एमफिल कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं टॉपिक का। तो फाइटो रेमिडिएशन पर हमने एक बुक लिखी थी, और बुक तो हमारी कई सारी बुक है, अगर देखेंगे तो मल्टीपल बुक है। आपका टेक्स्ट बुक ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, ये टेक्स्ट बुक ऑफ एल्गी, और सीड फंजाई आइडेंटिफिकेशन, ये रिसर्च स्कॉलर्स के लिए है, और फंजाई वायरस बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा है, और इसके अलावा फाइटोरेमिडिएशन है, सीड माइक्रोफ्लोरा ऑफ चिकपी है। तो लगभग 7 किताबें हमने जो 7 बुक हैं वो ऑथर की हैं, लिखी हैं, तो लोग उसका लाभ भी लेते हैं। चलिए, ये तो मैं चूंकि फाइटो रेमिडिएशन आया तो उस वजह से चर्चा करने लगा, कोई नहीं, छोड़िए। तो वही फाइटो रेमिडिएशन, यहाँ आया बायो रेमिडिएशन। बायो रेमिडिएशन का मतलब समझ लीजिएगा कि कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीव जो होते हैं, उनसे हम पॉल्यूशन को घटाते हैं, या वो जो पोल्यूटेंट मटेरियल होता है उसको नष्ट करते हैं, और वो इको फ्रेंडली होते हैं। तो इसमें क्या आएगा, एक्सेसिव केमिकल यूज, या एफॉरेस्टेशन, प्रिवेंट द इरोजन, यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड डिग्रेड टॉक्सिक सब्सटेंस। तो ऑप्शन बी को हम सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, कंसीडर द इकोलॉजिकल पैरामीटर्स जीपीपी, यानी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एनपीपीपी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, आर जो नेट रेस्पिरेशन, व्हाट इज दियर करेक्ट मैथमेटिकल रिलेशनशिप। तो इनका रिलेशनशिप जो होता है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू होता है ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस आर। यानी कि क्या होता है, नेट सॉरी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और ये होता है ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी टीवीटी, और ये होता है उसमें
रेस्पिरेशन ले लेते हैं, रेस्पिरेशन। तो ऑप्शन क्या सही होगा? एनपीपी, जीपीपी प्लस आर, नहीं ये एनपीपी नेट। देखिएगा, जो ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है, तो जो प्लांट्स होता है जो फोटोसिंथेसिस करता है, फोटोसिंथेसिस के बाद वो जो भोजन बनाता है वो आता है ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। फिर ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में वो अपनी दैनिक क्रियाएं करता है, जैसे कि मैं रेस्पिरेशन कर रहा है, उत्सर्जन कर रहा है, पाचन कर रहा है, उसमें ऊर्जा खर्च होती है। उस ऊर्जा खर्च होने के बाद जो शेष बचती है वो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहती है। तो ऑप्शन सी को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मैच द बायोडाइवर्सिटी टर्म एंड मीनिंग। यहाँ हमें बायोडाइवर्सिटी के टर्म और मीनिंग को मैच कराना है। तो अल्फा बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? तो अल्फा बायोडाइवर्सिटी होती है डाइवर्सिटी विद इन ए कम्युनिटी। एक कम्युनिटी में जो डाइवर्सिटी होती है उसको अल्फा डाइवर्सिटी कहते हैं। बीटा डाइवर्सिटी क्या होती है? बीटा डाइवर्सिटी का मतलब होता है डाइवर्सिटी बिटवीन कम्युनिटी, दो कम्युनिटी के बीच में जो डाइवर्सिटी होती है वो कहलाती है। गामा होती क्या है? तो गामा जो डाइवर्सिटी होती है वो होता है इंटायर इंटायर लैंडस्केप डाइवर्सिटी बोलते हैं। और जो इंडेमिज्म होता है, इंडेमिज्म रेस्ट्रिक्टेड स्पीसीज होती है। तो ऑप्शन हमारा क्या आएगा? ए, बी, सी, डी मिला लो। ए में हमारा आ गया 4, बी में आ गया 2, सी में आ गया 1 और डी में आ गया 3। 4 2 1 3, 4 2 1 3, ऑप्शन ए को हम बिल्कुल सही करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है द स्ट्रेटोस्फेरिक, जो स्ट्रेटो स्फीयर पाया जाता है, तो कहता है स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर इज प्रोटेक्टिव फॉर द लाइफ। स्ट्रेटोस्फेरिक जो ओजोन होती है वो प्रोटेक्टिव होती है, बिल्कुल। ये यूवी रेस को, अल्ट्रावायलेट किरणों को एब्जॉर्ब कर लेती है। कहता है व्हाइल ट्रोपोस्पोरिक ओजोन, और जो ट्रोपोस्पोरिक में ओजोन होगी वह पॉल्यूटेंट होती है। क्या होती है? पॉल्यूटेंट, प्रदूषण फैलाती है, वो नुकसान पहुंचाती है। अगर ओजोन में हमें रख दिया जाए तो मृत्यु निश्चित है। ओजोन अच्छा खासा प्रदूषक है, ध्यान में रखना। अगर ये स्ट्रेटोस्फियर में, तब तो ये एब्जॉर्ब कर रहा है यूवी रेस को, हमारे लिए लाभदायक है। ये ओजोन यदि ट्रोपोस्फियर में ओजोन जो पाई जाएगी वो हमारे लिए प्रदूषण का काम करती है। इज ए हार्मफुल पॉल्यूटेंट। रीजन है स्ट्रेटोस्फोरिक ओजोन एब्जॉर्ब यूवी रेडिएशन, बिल्कुल सही है। वाइल ट्रोपोस्फोरिक ओजोन इज कंपोनेंट द फोटोकेमिकल स्मॉग, ये फोटोकेमिकल स्मॉग या धुंध को उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन ए सही है। बोथ ए आर इज ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ऑप्शन ए को हम सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 21 पर। कहता है क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कंपोनेंट ऑफ एविल क्वार्टेट रिलेटेड टू द बायोवर्सिटी लॉस। ये बिल्कुल नए नए शब्द लेकर आए हैं जो परेशान करने वाले हैं। एविल क्वार्टेट, एविल क्वार्टेट का मतलब यहाँ ये हुआ, क्या हुआ? एविल क्वार्टेट का मतलब विनाशक बोल सकते हैं। विनाशक क्या है? वो चार विनाशक क्या है? तो कौन है? एक तो पहला विनाशक है बायोडाइवर्सिटी का, हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। जो हैबिटाट लॉस है, वासस्थान, जंगलात की कटाई, जीवों की रहने की जगहों को कम कर देंगे तो बायोडाइवर्सिटी ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। देख ही रहे हैं, पहले आप जब छोटे होंगे तो आप देख रहे होंगे गांव में लोमड़ी आ जाती होगी और भेड़िया आ जाते थे। अब कहाँ कहीं लोमड़ी भेड़िया देखने को नहीं मिलते हैं। हाँ? जो थोड़ा सा दूर दराज एरिया, जंगली एरिया वहां है। बाकी अब सब जगह शहर ही शहर, गांव, मकान, घर सब बसते चले जा रहे हैं, फैक्ट्रियां। तो जो बायोडाइवर्सिटी थी वो खत्म हो गई। आप देख रहे होंगे छोटे छोटे जीव, खरगोश आदि दिखते ही नहीं है। फिर कहता है एलियन स्पीसीज इन्वेशन। एलियन जो एलियन स्पीसीज इन्वेशन है, तो एलियन स्पीसीज इन्वेशन का मतलब कोई भी दूसरी जाति आकर, जैसे मान लेते हैं आप रह रहे हैं और कोई दूसरी जाति, जैसे मान लेते हैं आप आदिवासी हैं, अब वहां पता लगा अदानी जी पहुंच गए, उनके पेड़ जंगल सब काट काट के खत्म करे दे रहे हैं, वहां फैक्ट्री लगाएंगे, कुछ लोग लाभ लेंगे तो वो पूरी स्पीसीज को वो लोग नष्ट कर देते हैं। तो ये भी बायोस्फीयर रिजर्व फॉर्मेशन या को एक्सटिंक्शंस। तो सही आंसर है जो इन चारों में से नहीं है, बायोस्फीयर रिजर्व फॉर्मेशन ये नहीं है।
तो ऑप्शन हमारा क्या सही होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर। द क्लाइमेक्स कम्युनिटी इज द मोस्ट स्टेबल ड्यूरिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन। कहता है जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी होती है, तो इकोलॉजिकल सक्सेशन जब नई जीव की नई एक जगह पूरे इकोलॉजिकल या इकोसिस्टम डेवलप होता है, तो वहां एक कंडीशन आता है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी टॉप पे आता है, जहां सब बिल्कुल स्टेबल हो जाता है, वही कह रहा है। तो कहता है द क्लाइमेक्स कम्युनिटी इज नियर इक्विलिब्रियम विद द फिजिकल एनवायरमेंट। तो बिल्कुल सही है, ए और आर इज टू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच हमें पॉल्यूशन है और कंट्रोल कंट्रोल टर्म्स विद द फीचर्स लिस्ट सेकेंड। हमें फर्स्ट और सेकेंड को, बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड किसके लिए है? तो ये ऑर्गेनिक पॉल्यूशन इन द वाटर को दिखाता है, बीओडी। ठीक है। अच्छा, डेसिबल जो होता है वो नॉइस पॉल्यूशन मापा जाता है। डेप्सन यूनिट, ओजोन की थिकनेस किससे मापी जाती है? डेप्सन यूनिट से। सीएनजी क्या है? क्लीन फ्यूल है। ठीक है, तो देख लेते हैं ए बी सी डी। ए में क्या है? बीओडी यानी 3। और डाप्सन यूनिट से क्या होता है? ओजोन की मोटाई नापी जाती है, तो 4। ओजोन की आपसे पूछेगा मोटाई किससे नापी जाती है? तो डॉप्सन यूनिट से मापी जाती है। और डेसिबल में क्या नापा जाता है? कितने डेसिबल नॉइज पोल्यूशन है? तो 1। तो सी में आ जाएगा 1। सीएनजी तो आप सब जानते हैं क्लीन फ्यूल है, पोल्यूशन नहीं फैलाता है, तो डी में क्या करेंगे? 2। 3 4 1 2। तो ऑप्शन आएगा 3 4 1 2। ऑप्शन ए के ही सही करेगा। क्वेश्चन नंबर पर चलते हैं नेक्स्ट पे। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 24। कहता है क्योटो प्रोटोकॉल द मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल इज द रेस्पेक्टिवली रिलेटेड विच ग्लोबल इश्यूज। कहता है क्योटो प्रोटोकॉल और मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल क्रमशः किन वैश्विक मुद्दों से संबंधित है? तो आप बताइएगा, ओजोन डिप्लीटेशन ग्लोबल वार्मिंग से है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन या वाटर पोल्यूशन से, ग्लोबल वार्मिंग ओजोन डिप्लीटेशन से, फॉरेस्ट कंजर्वेशन या एयर पोल्यूशन से, किससे संबंधित है? आप हमें कमेंट्स करके बताएंगे। फिर यहां दे रहा है, हमें अभिकथन दे रहा है, द बेंथिक जोन इज द बॉटम मोस्ट रीजन इज एन एक्वाटिक इकोसिस्टम वेयर लाइट जनरली डज नॉट रीच। कहता है जो बेंथिक भाग होता है, बेंथिक का मतलब सबसे निचला भाग समुद्र का, अगर बोलेंगे एक्वाटिक का, तो वहां लाइट नहीं पहुंच पाती, इतना गहराई में होता है। और फिर कहता है द ऑर्गेनिज्म फाउंड हियर आर मेनली डेट्राइटिवोरस। यहाँ जो होते हैं वो डेट्राइटिवोरस जीव ही पाए जाते हैं। तो आप बताइएगा इसमें ए सही है, बी सी डी कौन सही है? हमें आंसर जरूर करिएगा। और आज के लिए इतना ही। और वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट जरूर करिएगा। और आपके लिए मैं लगातार आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेके आ रहा हूं। और आज रात में मैं कोशिश करूंगा, मैं प्रैक्टिस सेट आपके लिए हमने तैयार करके रख लिया है। पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट जो है वो ये वाला प्रैक्टिस सेट हमने 9 नंबर का कंप्लीटली तैयार करके रख लिया है। प्रैक्टिस सेट ये विथ डिस्क्रिप्शन के साथ, विथ आंसर के साथ हमने ये प्रैक्टिस सेट पूरा आपको, पूरी प्रैक्टिस सेट हमने ये बिल्कुल उसी लेंदी प्रोसेस में, उसी लेंदी स्टेप में, उसी लेंदी जो एग्जाम में लेंदी क्वेश्चन आ रहे हैं वो ध्यान में रखते हुए हम आपको 10 प्रैक्टिस सेट देने को वादा किया था फ्रीडम प्रैक्टिस बैच में। तो वो उपलब्ध हो गया, आज 9वां देंगे और 1-2 दिन बाद आपको 10 वाला दे देंगे। आप अपनी तैयारी को बना कर रखिएगा। टीजीटी और पीजीटी के एग्जामों से बहुत चीजें हमें सीखने को मिली हैं कि तैयारी कैसे करें, कौन सी गलती करें, कौन सी गलती ना करें। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट जरूर करिएगा। इसी के साथ नमस्कार।